हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर्स स्टूडेंट। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने डिस्कस किया था और वो आपके आने वाले माध्यमिक एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर रिफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जर्वेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यानी जितना भी तरह का क्वेश्चन आता है जैसे कि एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये सारा का सारा हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे और ये आपके आने वाले माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, द मैगजीन बंबोधनी वॉज पब्लिश्ड इन। बंबोधनी मैगजीन जो था, बंबोधनी नाम का जो एक मैगजीन था उसका पब्लिश कब हुआ था, उसका पब्लिश डेट आपको बताना है। तो वो पब्लिश हुआ था पहली बार 1863 में, ठीक है। द मैगजीन बंबोधनी वॉज पब्लिश्ड इन 1863। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट एडिटर ऑफ द मैगजीन हिंदू पैट्रियट वॉज। बोला हिंदू पैट्रियट जो एक मैगजीन था उसका फर्स्ट एडिटर का नाम आपको बताना है कि उसका फर्स्ट एडिटर कौन था। तो उसका फर्स्ट एडिटर था गिरीश चंद्र घोष, ठीक है, जीसी घोष। द फर्स्ट एडिटर ऑफ द मैगजीन हिंदू पैट्रियट वॉज। बोला हिंदू पैट्रियट जो एक मैगजीन था उसका फर्स्ट एडिटर का नाम क्या था, तो गिरीश चंद्र घोष। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट वाज प्रोम्युलगेटेड इन। बोला ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट था वो कब पास हुआ था, तो वो पास हुआ था 1876 में, ठीक है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट कब पास हुआ था, 1876 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, द विडो रीमैरिज एक्ट बिकेम इफेक्टिव इन। बोला विडो रीमैरिज एक्ट यानी विधवाओं का दोबारा शादी का जो कानून है वो कब इफेक्ट में आया था, मतलब वो कब से काम करने लगा था, ठीक है, कब से वो शुरू हो गया था, इफेक्ट में आ गया था। ओके। तो वो आया था 1856 में। 1856 में विधवाओं की दोबारा शादी का जो कानून था वो इफेक्ट में आ गया था, अमल में आ गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, द पर्सन हु वॉज कन्फर्ड अपॉन द टाइटल ऑफ ब्रह्मानंदा। बोल रहा है वो कौन सा पर्सन था, मतलब वो कौन था जिसको ब्रह्मानंदा का टाइटल दिया गया था, ठीक है। ब्रह्मानंदा का टाइटल मतलब किसको दिया गया था, तो वो टाइटल दिया गया था केसी सेन, केशव चंद्र सेन। ये ब्रह्मो समाज के एक मेंबर भी थे, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के बाद केसी सेन, केशव चंद्र सेन। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, द फाउंडर ऑफ एकेडमिक एसोसिएशन वॉज। फाउंडर ऑफ एकेडमिक एसोसिएशन कौन थे, मतलब एकेडमिक एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे, तो वो फाउंडर थे देरोजियो, ठीक है। एकेडमिक एसोसिएशन के जो फाउंडर थे वो थे देरोजियो। इनके मानने वालों को कहा जाता था यंग बंगाल। ओके। इनके फॉलोअर्स को यंग बंगाल कहा जाता था और ये बहुत ही यंगेस्ट टीचर थे बंगाल के। महज 23 या 22 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, द रामकृष्ण मिशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। रामकृष्ण मिशन जो कि विवेकानंदा ने स्टैब्लिश किया था, ठीक है, स्वामी विवेकानंदा जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमानंद हंस के ऊपर, ठीक है, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की बुनियाद डाली थी, स्टैब्लिश किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ये काम कब किया था, तो उन्होंने ये काम किया था 1897 को। ओके। 1897 को रामकृष्ण मिशन वॉज स्टैब्लिश इन 1897। क्वेश्चन नंबर 8, द पर्सन हुज स्यूडो नेम वॉज ह्यूटम पंचा। बोल रहा है वो कौन सा आदमी था जिसका स्यूडो नेम यानी पुकारू नाम था ह्यूडम पंचा, या उनको ये नाम दिया गया था ह्यूडम पंचा। तो वो पर्सन थे काली प्रसन्ना सिंघा। ओके। द पर्सन हुज स्यूडो नेम वॉज ह्यूटम पंचा, तो वो थे काली प्रसन्ना सिंघा। क्वेश्चन नंबर 9, द पर्सन हु प्रीच्ड द आइडियल ऑफ ब्रिंगिंग हार्मोनी टू ऑल रिलीजियस वॉज। तो वो थे स्वामी विवेकानंदा। क्वेश्चन नंबर 10, द एडिटर ऑफ बंबोधिनी पत्रिका वॉज। अब बंबोधिनी पत्रिका जो थे उनके एडिटर का नाम क्या था, तो उनके एडिटर का नाम था उमेश चंद्र दत्ता, ठीक है। द एडिटर ऑफ बंबोधिनी पत्रिका वाज उमेश चंद्र दत्ता, यूसी दत्ता। क्वेश्चन नंबर 11, द जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज फॉर्म्ड इन। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कब बना था, तो वो बनाया गया था 1823 एडी को, ठीक है, 1823 ईस्वी को बनाया गया था जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, द नावा विधान समाज वॉज इस्टेब्लिश बाय। नावा विधान समाज को किसने बनाया था, नावा विधान को समाज को बनाने वाला कौन था, तो वो थे केसी सेन, केशव चंद्र सेन। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, द पब्लिशर ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ नील दर्पण वॉज। नील दर्पण का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था उसके पब्लिशर कौन थे, मतलब उसे किसने पब्लिश किया था इंग्लिश में। नील दर्पण जो कि दीन बंधु मित्रा का लिखा हुआ था, ठीक है, उसको किसने पब्लिश किया था, तो उसको किया था रिव जेम्स लॉन्ग ने, ठीक है, रिव
जेम्स लॉन्ग ने इंग्लिश में पब्लिश करने वाले थे नील दर्पण को, और नील दर्पण को किसने लिखा था? दीन बंधु मित्रा ने। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर होगा दीन बंधु मित्रा नील दर्पण के राइटर थे, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और फिर उसे पब्लिश करने वाले थे रेव जेम्स लॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रोहिबिटेड इन। बोल रहे सती का जो रस्म था हिंदू मजहब में, कि अगर किसी औरत का अगर शौहर मर जाता था, ठीक है, पति मर जाता था, उसके बाद उसे भी उसके साथ जला दिया जाता था चिता में। तो उस जो बेकार की जो रस्में थी उसको कब प्रोहिबिट कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिए ये जो सती का जो रस्म था ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के जमाने में खत्म किया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको राजा राम मोहन रॉय के मदद के जरिए इसको खत्म किया था, और ये खत्म किया गया था 1829 एडी को। ओके, राजा राम मोहन रॉय उस वक्त ब्रह्मो समाज चला रहे थे, और उन्होंने ब्रह्मो समाज चलाते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ इस रस्म को खत्म किया था 1829 एडी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द आइडियल ऑफ सर्वधर्म सामान्य वॉज प्रोपेगेटेड बाय। बोल रहा है सर्वधर्म सामान्य का जो आइडियल था उसको किसने प्रोपेगेट किया, किसने फैलाया? तो उसको फैलाया था श्री रामकृष्ण ने। ठीक है, श्री रामकृष्ण ने। क्वेश्चन नंबर 16, द ग्राम बार्टा प्रकाशिका वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम। बोला है ग्राम बार्टा प्रकाशिका जो था वो कहां से पब्लिश हुआ था, मतलब कहां से पब्लिश उसको किया गया था? तो उसको पब्लिश किया गया था कुष्टिया से। ठीक है, द ग्राम बार्टा प्रकाशिका वॉज पब्लिश फ्रॉम कुष्टिया। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट बीए एग्जामिनेशन ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी वॉज हेल्ड इन। बोल रहा है कैलकाटा यूनिवर्सिटी जिसको 24 जनवरी 1857 को बनाया गया था। ठीक है, 1857 की बगावत के बाद, लड़ाई के बाद 3 यूनिवर्सिटियां बनाई गई थी पूरे हिंदुस्तान में, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक है, उन तीनों में जो पहला यूनिवर्सिटी था वो था कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जिसको 24 जनवरी 1857 को बनाया गया था। ओके, तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि उसका जो फर्स्ट बीए का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो पहला जो एग्जामिनेशन हुआ था वो था 1858 में। ठीक है, 1857 को बनाया गया और 1858 में पहला बीए एग्जामिनेशन हेल्ड हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकाटा मेडिकल कॉलेज वॉज। फर्स्ट प्रिंसिपल जो थे कैलकाटा मेडिकल कॉलेज के वो कौन थे? पहले जो प्रिंसिपल थे कैलकाटा मेडिकल कॉलेज वॉज, तो वो थे डॉक्टर एमजे ब्रामले। ठीक है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकाटा मेडिकल कॉलेज वॉज डॉक्टर एमजे ब्रामले। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, जिसको हंटर कमीशन भी बोलते हैं, वॉज फॉर्म्ड इन। पहला जो एजुकेशन कमीशन था, द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, वो कब बना था? तो वो बना था 1882 एडी को। ओके, 1882 एडी द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, जिसको हंटर कमीशन बोलते हैं, वॉज फॉर्म्ड इन 1882 एडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, देवेंद्रनाथ टैगोर ज्वाइन द ब्रह्मो समाज इन। अब देखिए ब्रह्मो समाज को सबसे पहले शुरुआत किया था राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, उसके बाद उसमें केसी सेन आए, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर कब आए? ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज को कब ज्वाइन किया? तो ब्रह्मो समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर ने ज्वाइन किया था 1843 एडी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द रेनाइजेंस इन बंगाल वॉज। ठीक है, रेनाइजेंस जो बंगाल में हुआ था, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड था? तो वो बेस्ड था कैलकाटा बेस्ड। ठीक है, द रेनाइजेंस इन बंगाल वॉज कैलकाटा बेस्ड। अब हम लोग आ जाते हैं आंसर इन 1 कंप्लीट सेंटेंस ईच। ठीक है, ये 1 मार्क्स करके रहता है, मतलब आपको एक सेंटेंस में ये आंसर देना है। ठीक है, मतलब जो आंसर रहेगा वो वर्ड रहेगा, और एक सेंटेंस में आपको एक कंप्लीट सेंटेंस में आपको इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जो इंडिया में सबसे पहले पब्लिश हुआ था? तो उस पेपर का नाम था बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ बंगाल गैजेट। अब इस बंगाल गैजेट का पहला एडिटर का नाम क्या था? तो वो पहला एडिटर का नाम था जेम्स ऑगस्टस हैकी। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हैकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ संबद प्रभाकर। हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ संबद प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो उस मतलब संबद प्रभाकर का पहले एडिटर का नाम क्या था? उसका नाम था ईश्वर गुप्ता। ईश्वर गुप्ता। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ ग्राम वार्ता प्रकाशिका। ग्राम वार्ता प्रकाशिका के पहले एडिटर का नाम था, क्या नाम था? ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ
ग्राम वार्ता प्रकाशिका। ग्राम वार्ता प्रकाशिका के पहले एडिटर का नाम क्या था? तो उनका नाम था कंगाल हरिनाथ। कंगाल हरिनाथ, ठीक है। ये ग्राम वार्ता प्रकाशिका के पहले एडिटर थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, बाई होम नील दर्पण वॉज रिटेन। मैंने आप पहले ही बताया नील दर्पण किसका लिखा हुआ है? तो नील दर्पण लिखा हुआ है दीन बंधु मित्रा का। दीन बंधु मित्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हु रोड द नॉवेल आनंद मठ। आनंद मठ किसने लिखा है? तो आनंद मठ उन्होंने ही लिखा है जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था, ठीक है। तो उन्होंने ये किसने लिखा है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो भी लिख सकते हो, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखिए, चट्टोपाध्याय लिखिए, जो आप लिख सकते हो, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश्ड। हिंदू कॉलेज कब बनाया गया था? इसी हिंदू कॉलेज को आज प्रेसिडेंसी कॉलेज भी कहा जाता है। तो उसको बनाया कब गया था? तो उसको बनाया गया था 1817 को, 1817 में बनाया गया था हिंदू कॉलेज, जिसका अभी जो प्रेजेंट नाम है वो है प्रेसिडेंसी कॉलेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द एशियाटिक सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड। एशियाटिक सोसाइटी कब बनाया गया था? ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी कब बनाया गया था? एशियाटिक सोसाइटी को बनाया गया था 1784 में। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किसने बनाया था, तो आपको लिखना है सर विलियम जोन्स। अगर ये आ जाए तो, मैं नहीं कहता आएगा, ठीक है, अगर आ जाए तो सर विलियम जोन्स आपको लिखना है, आ सकता है सर विलियम जोन्स एस्टैब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच डेट आत्मीय सभा वाज फाउंडेड। किस डेट को आत्मीय सभा का बुनियाद डाला गया था? आत्मीय सभा का बुनियाद कब डाला गया था? तो आत्मीय सभा का बुनियाद डाला गया था 1815 में। अगर क्वेश्चन आ जाए किसने डाला था, तो आपको लिखना है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। ओके, आपको लिखना है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन विच डेट आत्मीय सभा वाज फॉर्म, तो 1815 में बाई राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 10, हु गेव द राम मोहन द टाइटल ऑफ राजा। बोल रहा है राजा राम मोहन रॉय जो थे, उनको राजा का टाइटल किसने दिया था? राजा उनका नाम नहीं था, उनको टाइटल दिया गया था। तो वो टाइटल किसके द्वारा दिया गया था? वो टाइटल दिया किसने था? तो वो टाइटल उन्हें मुगल एम्पायर, ठीक है, अकबर सेकंड ने दिया था। तो आप लिख सकते हो मंगोल एम्पायर, मंगोल एम्पायर अकबर 2, ठीक है। अकबर शाह ने दिया था, अकबर शाह सानी ने दिया था, अकबर 2 जिसको बोलते हैं, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो हु गेव द टाइटल राम मोहन हु गेव द राम मोहन द टाइटल ऑफ राजा, तो मंगोल एम्पायर अकबर सेकंड ने दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन ब्रह्मो सभा वाज फॉर्म्ड। ठीक है, ब्रह्मो सभा को कब बनाया गया था? तो ब्रह्मो सभा को बनाया गया था 1828 में, ठीक है। और इसी से आप कनेक्ट कर सकते हो कि सती का रस्म को कब खत्म किया गया था? 1829 में। किसके द्वारा खत्म किया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने विलियम बेंटिक के मदद से इस एक्ट को खत्म किया था। एक्चुअली विलियम बेंटिक ने खत्म किया था बाय द विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ओके, तो व्हेन ब्रह्मो सभा वाज फॉर्म्ड 1828 में, ठीक है। एडी आप लिख सकते हो, 1828 एडी। क्वेश्चन नंबर 12, हु अपरूटेड द प्रैक्टिस ऑफ सती। हु अपरूटेड का मतलब किसने खत्म किया था, किसने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, ठीक है। तो हु अपरूटेड द प्रैक्टिस ऑफ सती, तो प्रैक्टिस ऑफ सती को खत्म किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। जॉर्ज लॉर्ड विलियम बेंटिक ने खत्म किया था विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि हु का आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, और आप इसको अगर थोड़ा अच्छा से लिख सकते हो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय आप लिख सकते हो, ठीक है। और कब खत्म किया था? तो 1829 में। आपको ये सब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट बंगाली हु मेड डाइसेक्शन ऑफ ह्यूमन डेड बॉडी। बोला पहला बंगाली कौन था जिसने ह्यूमन डेड बॉडी का काटछाट किया था? डाइसेक्शन मतलब उसको कट किया था, ठीक है। तो वो कौन थे? तो वो थे मधुसूदन गुप्ता। मधुसूदन गुप्ता, मधुसूदन गुप्ता। ओके, याद रहेगा आपको, मधुसूदन गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द जनरल ब्रह्मो समाज वाज इस्टेब्लिश। जनरल ब्रह्मो समाज कब बनाया गया था? तो जनरल ब्रह्मो समाज बनाया गया था 1878 को। किसके द्वारा बनाया गया था? शिवनाथ शास्त्री एंड आनंद मोहन बोस के जरिए। शिवनाथ शास्त्री, जिनके नाम पर एक कॉलेज भी है कोलकाता में, ठीक है। शिवनाथ शास्त्री एंड आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ऑन विच डेट द विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पब्लिश्ड। बोल रहा है किस डेट को विडो रीमैरिज यानी विधवाओं का दोबारा शादी का कानून पब्लिश हुआ था, ठीक है। किस डेट को? तो वो पब्लिश हुआ था 1856 को,
ठीक है 1856। और वो उस टाइम हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, जिस वक्त 1857 का बगावत भी हो रहा था। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन आए कि हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, तब भी आप आंसर लिखोगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्योंकि 56 में ये था तो 57 में भी आसपास की बात है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग बाय द 15th एक्ट। ओके, याद रखना आपको 15th एक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट ऑफ बंगाल? पहली बंगाल की जो पहली ग्रेजुएट महिला थी उनका नाम क्या था? हु वाज द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट ऑफ बंगाल? तो नाम बहुत ही फेमस है, कदम्बिनी गांगुली एंड चंद्रमुखी बासु। कदम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु। ओके, चंद्रमुखी बासु, ये दो नाम आप दे सकते हो। अगर एक पूछे तो कदम्बिनी गांगुली दिए। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द मैगजीन बंबूधनी? बंबूधनी मैगजीन के फर्स्ट एडिटर का नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन अभी एमसीक्यू में भी आया था, तो आंसर आप लिखोगे उमेश चंद्र दत्ता। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ पातालडांगा एकेडमी? पातालडांगा एकेडमी का प्रेजेंट नेम क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ पातालडांगा एकेडमी? तो पातालडांगा एकेडमी का जो अभी का जो नाम है वो नाम है हेयर स्कूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच सेंचुरी इज कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ रेनाइजेंस इन बंगाल? बोल रहा है किस सदी को, ठीक है, रेनाइजेंस का सदी कहा जाता है बंगाल में? तो सदी कहा जाता है 19th सेंचुरी को, 19वीं सदी को। ठीक है, 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वाइस चांसलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी? कैलकाटा यूनिवर्सिटी का पहला भारतीय वाइस चांसलर कौन था? ठीक है, पहला भारतीय वाइस चांसलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी, तो वो थे सर गुरुदास। ओके, सर गुरुदास was the first Indian वाइस चांसलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स में। ट्रू और फॉल्स जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 मार्क्स करके आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, रिवरेंड जेम्स लॉन्ग ट्रांसलेटेड द प्ले नील दर्पण इन इंग्लिश? क्या नील दर्पण जो कि दीनबंधु मित्रा का द्वारा लिखा गया था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने किया था? तो आंसर होगा फॉल्स। उन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया था बल्कि उन्होंने पब्लिश किया था। ठीक है, आरजे लॉन्ग ने उसे ट्रांसलेट नहीं किया था बल्कि पब्लिश किया था, तो आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट डेली न्यूज पेपर पब्लिश्ड इन बंगाली वाज दिग्दर्शन? बोल रहा है पहले जो डेली का जो न्यूज पेपर था, द फर्स्ट डेली न्यूज पेपर पब्लिश्ड इन बंगाली वाज दिग्दर्शन, तो आंसर होगा फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द चार्टर एक्ट वाज पास्ड इन 1823? चार्टर एक्ट को क्या 1823 में पास किया गया था? आंसर होगा फॉल्स, नहीं 1823 में पास नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 4, ही हु इज कंगाल हरिनाथ इज नन बट हरिनाथ मजुमदार? बोला कंगाल हरिनाथ जो है वो और कोई नहीं बल्कि हरिनाथ मजुमदार ही था। क्या ये सच है? बोल रहा है कंगाल हरिनाथ जो था वो और कोई नहीं बल्कि हरिनाथ मजुमदार ही था, तो आंसर होगा ट्रू। यस, कंगाल हरिनाथ एंड हरिनाथ मजुमदार बोथ आर सेम। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकाटा मदरसा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1781? कैलकाटा मदरसा की जो बुनियाद पड़ी थी वो 1781 में पड़ी थी, तो आंसर होगा ट्रू। यस। क्वेश्चन नंबर 6, द पातालडांगा एकेडमी हैज बीन इमर्ज्ड एज हिंदू स्कूल? पातालडांगा एकेडमी जो था उसका जो आगे चलकर जो नाम हुआ वो हिंदू स्कूल के नाम से हुआ, तो आंसर होगा फॉल्स। हिंदू स्कूल इसका नाम नहीं पड़ा था, आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, हाजी मोहम्मद मोहसिन वाज द फाउंडर ऑफ इमामबाड़ा ऑफ हुगली? हाजी मोहम्मद मोहसिन जो थे वो इमामबाड़ा ऑफ हुगली के फाउंडर थे, तो यस, इमामबाड़ा ऑफ हुगली के वो फाउंडर थे हाजी मोहम्मद मोहसिन। क्वेश्चन नंबर 8, लालन फाकिर PHAKIR, ठीक है, लालन फाकिर वाज द इंट्रोड्यूसर ऑफ बाउल सॉन्ग? बोला लाला फाकिर जो थे वो बाउल सॉन्ग के इंट्रोडक्टर थे, मतलब इंट्रोड्यूसर थे, तो आंसर होगा यस, ट्रू। लालन फाकिर वाज द इंट्रोड्यूसर ऑफ बाउल सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1857? तो जैसे कि मैंने बताया 24 जनवरी 1857 को कैलकाटा यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी थी, तो ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज एबॉलिश्ड बाय द रेगुलेशन एक्ट नंबर 17? बोल रहा है सती का जो रस्म था उसको खत्म किया गया था बाय द रेगुलेशन एक्ट नंबर 17, तो आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11,
देवेंद्रनाथ टैगोर गेट द टाइटल ऑफ ब्रह्मानंदा? क्या ब्रह्मानंदा का जो टाइटल था, जो नाम था, वो देवेंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था? तो आंसर होगा फॉल्स। ब्रह्मानंदा का जो टाइटल था वो दिया गया था केसी सेन, केशव चंद्र सेन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, केशव चंद्र सेन फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। केशव चंद्र सेन ने क्या ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था, मतलब उसका बुनियाद डाला था? तो नहीं, ब्रह्मो समाज का बुनियाद तो राजा राम मोहन रॉय ने डाला था, तो आंसर होगा फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, लालन फाकिर वॉज एन एमिनेंट सूफी सेंट। लालन फाकिर जो थे वो एक मशहूर सूफी सेंट थे। लालन फाकिर जो थे क्या वो एक मशहूर एमिनेंट सूफी संत थे? तो आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14, द रेनाइजेंस ऑफ बंगाल वॉज कॉल्ड द सो कॉल्ड रेनाइजेंस बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बोला बंगाल में जो रेनाइजेंस आया था उसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या सो कॉल्ड रेनाइजेंस कहा गया था? ठीक है, वॉज कॉल्ड द सो कॉल्ड रेनाइजेंस बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15, दयानंदा सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज। क्या स्वामी दयानंदा सरस्वती ने आर्य समाज की बुनियाद डाली थी? तो यस ट्रू, उन्होंने आर्य समाज की बुनियाद डाली थी स्वामी दयानंदा सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 16, राजा राम मोहन रॉय वॉज एन ईस्ट सपोर्टिंग एजुकेशनिस्ट। क्या राजा राम मोहन रॉय एक ईस्ट सपोर्टिंग एजुकेशनिस्ट थे? तो आंसर होगा फॉल्स, वो ईस्ट सपोर्टिंग एजुकेशनिस्ट नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 17, द रामकृष्ण मिशन वॉज सेटअप बाय श्री रामकृष्ण। क्या रामकृष्ण मिशन का जो सेटअप जो जिसने किया था, क्या खुद रामकृष्ण जी ने किया था? श्री रामकृष्ण जी ने किया था? तो आंसर होगा फॉल्स। रामकृष्ण मिशन की जो बुनियाद डाली थी, जो सेटअप किया था, वो रामकृष्ण जी ने नहीं किया था, बल्कि उनके शागिर्द, उनके स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, केदम्बिनी बोस गांगुली वॉज द फर्स्ट लेडी टू बी अवॉर्डेड द MA डिग्री बाय कैलकाटा यूनिवर्सिटी। क्या केदम्बिनी गांगुली या केदम्बिनी बोस पहली ऐसी महिला थी जिनको अवार्ड दिया गया था इन MA डिग्री बाय कैलकाटा यूनिवर्सिटी? तो आंसर होगा फॉल्स, केदम्बिनी गांगुली वो महिला नहीं थी, आंसर होगा फॉल्स। अब हम लोग आ जाते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब यहां पर आपको एक स्टेटमेंट के रूप में एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसके 3 एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, जिसमें आपको सही एक्सप्लेनेशन यानी सही आंसर पे आपको टिक करना रहता है। ओके, मतलब आपको सही ऑप्शन का, सही एक्सप्लेनेशन का, सही आंसर का आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। ओके, पहला जो क्वेश्चन है यानी पहला स्टेटमेंट जो है वो देखते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टॉप द स्टेजिंग ऑफ द प्ले नील दर्पण। नील दर्पण का जो प्ले होता था स्टेज पर, उसको स्टॉप किया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये क्यों किया गया? अब इसका 3 एक्सप्लेनेशन है। पहला, आफ्टर व्यूइंग द प्ले द इंडिगो पीजेंट स्टॉप कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। इंडिगो एक तरह का क्रॉप है, ठीक है, जिसको कुछ लोग खाते भी हैं, उसका खेती किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि नील दर्पण का जो प्ले था, ठीक है, जो कि स्टेज परफॉर्मेंस था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बंद क्यों किया गया? इसको 3 कारण दिए गए हैं। पहला कारण, इसमें से आपको सही कारण को सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहला जो कारण है, आफ्टर व्यूइंग द प्ले द इंडिगो पीजेंट स्टॉप कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। बोल रहा है इंडिगो का जो स्टेज परफॉर्मेंस है, ठीक है, इंडिगो का स्टेज परफॉर्मेंस देखने के बाद क्या बहुत सारे किसानों ने जो इंडिगो का जो खेती है उसको करना बंद कर दिया था? पहला कारण। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, द ग्रेवियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज इंक्रीजिंग इन बंगाल आफ्टर व्यूइंग द प्ले। बोल रहा है प्ले देखने के बाद क्या अंग्रेजों के खिलाफ जो किसानों का जो गुस्सा था वो और बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने नील दर्पण का जो स्टेज परफॉर्मेंस था वो रोक दिया था अंग्रेजों ने। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, द प्ले राइट ऑफ दिस प्ले। प्ले राइट मतलब जो प्ले लिखता है, जिसने प्ले लिखा। द प्ले राइट ऑफ दिस प्ले रिमार्क समथिंग बैड अगेंस्ट द इंग्लिश। क्या प्ले राइट जिसने लिखा था दीनबंधु मित्रा ने, ठीक है, नील दर्पण जो लिखा था दीनबंधु मित्रा ने, क्या उन्होंने उस राइट में, उस लेखन में, उस नील दर्पण के लेखन में क्या दीनबंधु मित्रा ने कुछ ऐसा बोल दिया था जो अंग्रेजों के खिलाफ था, इसलिए उसको बंद करवा दिया गया था? तो इनमें से 3 कारण को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें से जो मुख्य कारण है, जो सही कारण है, वो ये है कि एक्सप्लेनेशन नंबर 2, द ग्रेवियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज इंक्रीजिंग इन बंगाल आफ्टर व्यूइंग द प्ले। प्ले देखने के बाद किसानों का जो गुस्सा था अंग्रेजों के खिलाफ वो और बढ़ गया था कि वो इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं हिंदुस्तानियों के साथ, इसलिए किसानों का जो गुस्सा था वो अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ जाने की वजह से अंग्रेजों ने स्टेज परफॉर्मेंस रोकवा दिया था नील दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 2,
विद्यासागर वॉज द पियोनियर ऑफ वुमेन्स फ्रीडम इन बंगाल। बोल रहा है विमेन्स का जो फ्रीडम था, विमेन का जो आजादी था बंगाल में, उसके पियोनियर मतलब उसके जो लीडर थे, उसके जो आगे बढ़ाने वाले थे, हेड जो थे, वो थे विद्यासागर। तो उनका 3 कारण आपको बताना है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, ही वांटेड ओनली टू एजुकेट द वुमेन फोक। बोल रहा है क्या वो सिर्फ औरतों को पढ़ाने के लिए, औरतों को एजुकेट करने के लिए थे? वो सिर्फ औरतों के एजुकेशन चाहते थे? क्या वो सिर्फ औरतों को पढ़ाना चाहते थे? एक्सप्लेनेशन नंबर 2, द विडो रीमैरिज एक्ट बिकेम इफेक्टिव एट हिज इनिशिएटिव। विडो रीमैरिज एक्ट, जो विधवाओं की दोबारा शादी का जो कानून था, ठीक है, बिकेम इफेक्टिव एट हिज इनिशिएटिव। क्या उसकी शुरुआत भी उन्होंने की थी? उनके जरिए शुरुआत करने पर यह काम हुआ था। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, ही मेड मूवमेंट फॉर एक्सपेंशन ऑफ वुमेन एजुकेशन एज वेल एज दियर ऑल राउंड डेवलपमेंट। बोल रहा है ही मेड मूवमेंट, उन्होंने मूवमेंट चलाया फॉर एक्सपेंशन ऑफ वुमेन एजुकेशन एज वेल एज दियर ऑल राउंड डेवलपमेंट, और उनकी पूरी तरक्की के लिए। सिर्फ एजुकेशन नहीं, उन्हें समाज में बराबरी का हक भी चाहिए, उन्हें दोबारा शादी का भी हक चाहिए। ठीक है, दोबारा शादी और पढ़ाई से तो लेना देना बहुत दूर दूर तक रहता है। तो ऑल अराउंड मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, सिर्फ पढ़ाई नहीं। तो इन तीनों में से किस वजह से विद्यासागर को पियोनियर कहा जाता है, लीडर कहा जाता है वुमेन्स फ्रीडम इन बंगाल में? ठीक है, तो वो जो मुख्य कारण है वो है एक्सप्लेनेशन नंबर 3, ही मेड मूवमेंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ वुमेन एजुकेशन एज वेल एज दियर ऑल अराउंड डेवलपमेंट। हर तरह से उनकी तरक्की चाहिए, हर तरह से उनको आजादी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि दूसरी शादी का ही तरक्की चाहिए, दूसरी शादी की ही आजादी चाहिए, पढ़ाई की भी आजादी चाहिए, समाज में बराबरी का हक भी चाहिए। ठीक है, किसी किस्म का उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट देखिए, राम मोहन फाउंडेड द ब्रह्मो सभा इन 1828। बोल रहा है राम मोहन रॉय ने, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो सभा बनाया था 1828 में। इसका 3 एक्सप्लेनेशन इसका भी दे रहा। पहला एक्सप्लेनेशन नंबर 1, ही इस्टेब्लिश द सभा इन क्वेस्ट ऑफ लर्निंग ऑल द रिलीजियस। ठीक है, उन्होंने ब्रह्मो सभा का जो बुनियाद डाला था, इसलिए डाला था ताकि लोग हर तरह के मजहब के बारे में जान सकें, ठीक है, सीख सकें। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, he did so to establish the ism of one's God existence। उन्होंने ये सभा इसलिए बनाई थी ताकि लोग सिर्फ एक खुदा की इबादत करें, एक खुदा को माने, ओके, एक भगवान को माने, जो भी है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, he set up this सभा to stop idol worship among the Hindus। उन्होंने ये सभा इसलिए बनाई थी ताकि हिंदू जो मूर्ति पूजा करते हैं उसको बंद किया जा सके। ठीक है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो एक्सप्लेनेशन नंबर 2, he did so to establish the ism of one God's existence। उन्होंने ये इसलिए कायम किया था, इसलिए ब्रह्मो सभा बनाया था ताकि लोग एक भगवान को माने। ठीक है, लोग एकजुट हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट देख लीजिए, डॉक्टर अमलेश त्रिपाठी हैज एड्रेस द यंग बंगाल सपोर्टर्स एज अप्रेंटिसेस ऑफ इमिटेशन। बोला डॉक्टर अमलेश त्रिपाठी ने यंग बंगाल को क्या कहा, एड्रेस करके, मतलब उन्हें दिखाकर क्या कहा, यंग बंगाल को दिखाकर कि वो क्या है, एज अप्रेंटिसेस ऑफ इमिटेशन। ठीक है, तो इसका भी 3 एक्सप्लेनेशन दिया है। पहला बोल रहा है बिकॉज द सपोर्टर्स ऑफ यंग बंगाल। अब यंग बंगाल कौन थे? जिन्होंने दे रोजियो को अपना गुरु माना। ठीक है, अब यंग बंगाल के सपोर्टर्स को डॉक्टर अमलेश त्रिपाठी ने क्या कहा, अप्रेंटिसेस ऑफ इमिटेशन। तो इसके 3 कारण दे रहा है यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखिए, बिकॉज द सपोर्टर ऑफ यंग बंगाल हैड नो रिलेशन विथ कॉमन पीपल। क्योंकि यंग बंगाल के जो फॉलोवर्स थे, जो सपोर्टर्स थे, ठीक है, वो कॉमन पीपल से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखते थे, कोई रिलेशन नहीं रखते थे। हैड नो रिलेशन विथ कॉमन पीपल बिकॉज दे हैव नो रिलेशन विथ कॉमन पीपल, बिकॉज द सपोर्टर्स ऑफ यंग बंगाल हैड नो रिलेशन विथ कॉमन पीपल। ओके, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, द यंग बंगाल ग्रुप डिड नॉट वांट टू कॉम्प्रीहेंड द वेल एंड वो ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है, यंग बंगाल ग्रुप जो थे, दे डिड नॉट want to comprehend the well and वो of the common people। वो किसी भी आम आदमी का भलाई या अच्छाई नहीं चाहते थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 3, द यंग बंगाल ग्रुप ब्लाइंडली फॉलोड द वेस्टर्न कल्चर। यंग बंगाल जो ग्रुप था वो वेस्टर्न कल्चर का अंधभक्त था, मतलब आंख बंद करके उनका ऊपर भरोसा करता था, उन्हें फॉलो करता था। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, 19th सेंचुरी बंगाल रिनाइजेंस वाज लिमिटेड इन स्कोप। बोल रहा है 19वीं सदी का जो बंगाल रिनाइजेंस था, ठीक है, वो लिमिटेड था, वाज लिमिटेड इन स्कोप। स्कोप में वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था। तो इसका भी 3 एक्सप्लेनेशन दिया है एज यूजुअल। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, बिकॉज ओनली रूरल बंगाल एक्सपीरियंस्ड इट। बोल रहा है जो
जो देहाती एरिया थे, ठीक है, जो गांव वाले एरिया थे बंगाल के, उन्होंने सिर्फ इस चीज को एक्सपीरियंस किया था। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, बिकॉज दिस रिनाइजेंस वॉज लिमिटेड टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर। बिकॉज ये जो रिनाइजेंस था, ठीक है, ये जो असरनों की जो पैदाइश थी, ये वॉज लिमिटेड टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ये सिर्फ लिटरेचर के फील्ड तक ही महदूद थी, लिमिटेड थी। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, बिकॉज दिस रिनाइजेंस वॉज लिमिटेड टू वेस्टर्न एजुकेटेड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ये जो रिनाइजेंस था ये लिमिटेड था वेस्टर्न एजुकेटेड प्रोग्रेसिव सोसाइटी में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक सही एक्सप्लेनेशन ये आपको बताना है। तो इसका जो सही एक्सप्लेनेशन था वो था एक्सप्लेनेशन नंबर 3, बिकॉज दिस रिनाइजेंस वॉज लिमिटेड टू वेस्टर्न एजुकेटेड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड एक्ट 3 इन 1872। बोल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार जो थी, उन्होंने 1872 में गवर्नमेंट पास्ड एक्ट 3 इन 1872, ठीक है, उन्होंने पास किया था एक्ट 3 को 1872 में। तो इसके भी 3 कारण दे रहा है। फर्स्ट में दे रहा है एक्सप्लेनेशन नंबर 1, इट्स ऑब्जेक्ट मतलब उसका मकसद, वाज टू यूनाइट द हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज, ठीक है। ब्रिटिश का क्या ये इस एक्ट नंबर 3 का जो 1872 में पास हुआ था, क्या उसका ये मकसद था? इट्स ऑब्जेक्ट वॉज टू यूनाइट द हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम और ईसाई को क्या एकजुट करना था, ये मकसद था। दूसरा, इट्स ऑब्जेक्ट वॉज टू डेवलप द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, क्या उसका यह मकसद था कि लोगों का इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट किया जाए। या एक्सप्लेनेशन नंबर 3, इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज, बच्चे की जो बाल विवाह था उसको बंद करना था, और पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा शादी पर रोक लगाना था, एंड ऑल्सो टू लीगलाइज विडो रीमैरिज, और जो विधवा की दोबारा शादी का जो कानून है उसको पास करना था, लीगलाइज करना था, ठीक है। 3 कारण मैंने बताया। पहला कारण हिंदू मुस्लिम को एक करना था, या लोगों का इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट सुधारना था, या तीसरा जो मैंने बताया कि बाल विवाह रोकना, पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा शादी को रोकना, या एक और जो कारण था वो था विधवाओं की दोबारा शादी को कानूनन हक देना, क्या ये कानून था, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था, ये मकसद था। तो इनमें से जो 3 में से जो सही जो कारण था वो था एक्सप्लेनेशन नंबर 3, इट्स ऑब्जेक्ट वाज टू बैन चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी को रोकना था, यानी बाल विवाह और एक से ज्यादा शादी कानून को रोकना था, और विधवाओं का जो दोबारा शादी का कानून था उसको पास करना था, ये था मकसद। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, राम मोहन रॉय रोट अ लेटर टू द लॉर्ड एमहर्स्ट। बोल रहा है राजा राम मोहन रॉय ने एक लेटर लिखा लॉर्ड एमहर्स्ट को 1823 में। अब ये लेटर क्यों लिखा, इसका 3 एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अपीलिंग टू एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती, उन्होंने ये अपील किया कि सती के रस्म को खत्म किया जाए। या दूसरा बोल रहा है एक्सप्लेनेशन नंबर 2, अपीलिंग टू स्प्रेड द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, वेस्टर्न एजुकेशन जो अंग्रेजी जो तालीम था उसको फैलाना भारत में। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, अपीलिंग टू डेवलप संस्कृत एजुकेशन इन इंडिया, जो संस्कृत का जो तालीम है, जो इल्म है, उसको इंडिया में फैलाना। तो वो लेटर क्यों लिखा गया था, तो वो लेटर लिखा गया था एक्सप्लेनेशन नंबर 2, अपीलिंग टू स्प्रेड द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। आई होप ये सारे जो भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में, ठीक है। हर मार्क्स 2 क्वेश्चन का रहता है, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, व्हेन वाज इट एंडेड। बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट से आप क्या समझते हो, ईस्ट और वेस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उससे आप क्या समझते हो, और ये कब खत्म हुआ, व्हेन वाज इट एंडेड, ये कब खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, हु आर कॉल्ड ईस्टर्न सपोर्टर या वेस्टर्न सपोर्टर्स एंड वाई। बोल रहा है किन लोगों को ईस्टर्न सपोर्टर और किन लोगों को वेस्टर्न सपोर्ट कहा जाता था और क्यों। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी इन एजुकेशन, इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी इन एजुकेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द काउज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द आदि ब्रह्मो समाज, आदि ब्रह्मो समाज का जो ब्रेकिंग हुआ था, जो खात्मा हुआ था, उसका काउजेस क्या था। क्वेश्चन नंबर 5, हु एस्टैब्लिश्ड द जनरल ब्रह्मो समाज, व्हेन एंड व्हाई, जनरल ब्रह्मो समाज का बुनियाद किसने डाला था और कब डाला था। व्हाट वाज द आउटकम। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ ब्रह्मो समाज मूवमेंट, ब्रह्मो समाज मूवमेंट का जो आउटकम था, जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला, मतलब क्या वो सक्सेसफुल रहा या फेलियर रहा,
या उसका मतलब रिजल्ट क्या निकला, सक्सेस रहा या फेलियर रहा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय रेनाइजेंस इन बंगाल। रेनाइजेशन इन बंगाल से आप क्या समझते हो, इसका क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज 1813 एडी मेमोरेबल। 1813 एडी जो था, ये जो सन था, ये मेमोरेबल क्यों है, यादगार क्यों है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्डिंग्स डिक्लेरेशन इन 1844। हार्डिंग्स डिक्लेरेशन इन 1844 को जो हुआ था वो उसका इंपॉर्टेंस क्या था, मतलब उसका अहमियत क्या था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में बनाया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको क्यों बनाया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज इसलिए बनाया गया था ताकि अंग्रेजों को जो हिंदुस्तानी जो तालीम है, जो उर्दू की तालीम है, वो दी जा सके, इसीलिए इस्टेब्लिश हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज। तो इसका बेसिकली आपको मकसद बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज को आखिर कलकत्ता में बनाया क्यों गया था, बनाने के पीछे इसका मकसद क्या था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द एबोलिशन ऑफ सती। बोल रहा है कि सती को जो खात्मा किया गया, खत्म किया गया, उसका आउटकम यानी उसका रिजल्ट क्या निकला। क्या हिंदुओं ने वाकई में इसे माना, इसे कबूल किया, या इसे नकार दिया कि नहीं ये हमारी पुरानी रस्में, हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। इसका आउटकम क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, एबोलिशन ऑफ सती। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज देरोजियो रिमेम्बर्ड। देरोजियो को क्यों याद किया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही यंगेस्ट टीचर थे। ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज के बहुत ही यंगेस्ट टीचर थे। महज 21 से 22 साल की उम्र में वो प्रोफेसर बन गए थे और 22 या 30 साल की उम्र में उनका इंतकाल भी हो गया था, वो मर भी गए थे। क्वेश्चन नंबर, और उनके फॉलोअर्स को यंग बंगाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय यंग बंगाल कम्युनिटी या यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल कम्युनिटी या यंग बंगाल मूवमेंट किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई वाज द यंग बंगाल मूवमेंट अ फेलियर वन। यंग बंगाल मूवमेंट फेल क्यों हो गया था, वो उसका फेल होने का पीछे कारण क्या था। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, एनालाइज द रोल ऑफ राजा राधा कांता देव इन प्रोमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन इन बंगाल। बोल रहा है राजा राधा कांता देव का क्या रोल था वुमेन्स एजुकेशन को फैलाने में बंगाल में। ठीक है, बंगाल में जो औरतों की जो तालीम, जो एजुकेशन जो फैलाया गया था राजा राधा कांता देव का, उसका पीछे उनका रोल क्या था, उनका भूमिका क्या था, किरदार क्या था। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, वाई वॉज देयर अ रिफ्ट इन द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। बोला ब्रह्मो समाज जो इंडिया में था उसमें खलल क्यों पड़ गया, उसमें रिफ्ट, उसमें दरारें क्यों पड़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मैकेलेज माइन्यूट। मैकेलेज माइन्यूट किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द रोल ऑफ यंग बंगाल इन सोशल रिफॉर्म। समाज को सुधारने में यंग बंगाल का क्या रोल था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स और न्यूज़पेपर में क्या फर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज मधुसूदन गुप्ता। मधुसूदन गुप्ता जी कौन थे। अभी मैंने पीछे एमसीक्यू में भी आपको बताया था, या एमसीक्यू था या ट्रू फॉल्स था, आई डोंट नो, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। बोल रहा है भारत में जो वेस्टर्न एजुकेशन फैलाया गया उसमें क्रिश्चियन मिशनरी का क्या मकसद था। आखिर क्रिश्चियन मिशनरी का मकसद क्या था, वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में फैलाने का पीछे उनका मकसद क्या था। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज मीन बाय नवा विधान। नवा विधान का क्या मतलब होता है। अब आ जाते हैं हम लोग 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड चैप्टर से 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, जो हम लोग आगे करेंगे। अभी फिलहाल 4 मार्क्स में रहते हैं। तो 4 मार्क्स में बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 7 और 8 सेंटेंसेस, यानी 7 से 8 सेंटेंस में आपको इसका आंसर देना है। 4 मार्क्स वाला बेसिकली इतना ही में देना पड़ता है। आप इसे ज्यादा लिखें तो ज्यादा बेहतर है। थोड़ा हिस्ट्री में थोड़ा जितना ज्यादा आप लिखोगे एग्जामिनर की नजर में आप उतने ज्यादा पढ़े लिखे नजर आओगे। क्वेश्चन नंबर 1, और हाँ, टू दी पॉइंट लिखने की आप कोशिश करें। अभी जो मैंने कहा दरअसल वो गलत है। ठीक है, आप टू दी पॉइंट लिखने की कोशिश करें ताकि कम लफ्जों में अच्छे से अच्छी बात आप समझा सके और एग्जामिनर को ज्यादा रीड ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि हर एग्जामिनर का जो मिजाज होता है, जो दिमाग होता है, वो एक जैसा नहीं होता है। क्या पता वो थोड़ा खराब मूड से आपका पेपर चेक करे और आप लंबा चौड़ा अगर कहानी लिख देंगे तो वो हो सके आपका आंसर को सीधा काट ही दे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैगजीन बंबोधनी इन द वुमेन्स फ्रीडम मूवमेंट। बोल रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैगजीन बंबोधनी। बंबोधनी जो मैगजीन था उसका क्या इंपॉर्टेंस था इन द वुमेन्स फ्रीडम मूवमेंट। वुमेन का जो आजादी का जो तहरीक चलाया गया था, जो मूवमेंट चलाया गया था, उसमें उस मैगजीन का क्या रोल था। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग अभी हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन का अगर बात करें तो अभी का जो अखबार निकलता है या मैगजीन निकलता है उसका क्या रोल रहता है किसी एजुकेशन को फैलाने में, या सरकार का क्या योजना को वो प्रस्तुत करता है, ये सब हमको देखना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि बंबोधनी जो मैगजीन था, ठीक है,
उसका क्या रोल था, औरतों का जो फ्रीडम मूवमेंट चलाया जा रहा था उसमें उस मैगजीन का क्या रोल था, ठीक है, वो कुछ काम कर रहा था क्या, उससे कुछ फर्क पड़ रहा था उस मैगजीन को पढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द इनिशिएटिव्स ऑफ द मिशनरीज इन एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। बोल रहा है जो क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी इंडिया में, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाने में, उनका क्या इनिशिएटिव था, व्हाट वर द इनिशिएटिव्स ऑफ द मिशनरीज, उन्होंने शुरुआत में कैसे किया था वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में फैलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया जो इंडिया में आया था, भारत में आया था वेस्टर्न एजुकेशन, उसका आउटकम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला उसको फैलाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज राजा राम मोहन रॉयस कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया भारत में फैलाने में, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्या योगदान था। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ नोट ऑन मैकेलुस मैन्यूट। मैकेलुस मैन्यूट का ऊपर एक आपको रोल लिखना है, मतलब एक नोट लिखना है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द रोल ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन इन बंगाल। बंगाल में हायर एजुकेशन को फैलाने में कैलकाटा यूनिवर्सिटी का क्या रोल था, क्या भूमिका था, क्या किरदार था। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस ऑन द स्टेजेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ब्रह्मो समाज। ठीक है, स्टेजेस आपको बताना है कि ब्रह्मो समाज जो ब्रेक हुआ, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ब्रह्मो समाज, उसका आपको स्टेजेस बताना है। और उसी में एक क्वेश्चन है, मेंशन द काउजेस बिहाइंड, और उसके पीछे आपको कारण भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द रोल ऑफ विद्यासागर इन वुमेन्स फ्रीडम मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर के लिहाज से कि वुमेन्स फ्रीडम मूवमेंट के पीछे विद्यासागर का क्या रोल था। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ नोट ऑन देरोजियो या यंग बंगाल ग्रुप या यंग बंगाल मूवमेंट, इनमें से किसी एक के बारे में आपको, एक्चुअली तीनों एक ही है, ठीक है, किसी एक के बारे में आपको नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिनाइजेंस इन द 19th सेंचुरी बंगाल। 19th सेंचुरी में बंगाल में जो रेनाइजेंस आया था उसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ नोट ऑन रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के बारे में आपको एक नोट लिखना है कि रामकृष्ण मिशन को कब लागू किया गया, किसने लागू किया, उसका मकसद क्या था, उसका रिजल्ट क्या निकला, अभी उसका क्या प्रेजेंट क्या रिलेवेंस है रामकृष्ण मिशन का, क्या अभी रामकृष्ण मिशन वजूद में है, एग्जिस्टेंस में है, तो यस है, तो आपको उसी के ऊपर एक नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस हाउ ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स हैव इमर्ज इन द न्यू वेदांता ऑफ स्वामी विवेकानंदा। बोल रहा है डिस्कस ऑन हाउ ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स हैव इमर्ज इन द न्यू वेदांता ऑफ स्वामी विवेकानंदा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द रिलीजियस रिफॉर्मेशन आइडियोलॉजी ऑफ विवेकानंदा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द रोल ऑफ कैलकाटा मेडिकल कॉलेज इन डेवलपिंग मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस डेवलप करने के पीछे मेडिकल कॉलेज, कैलकाटा मेडिकल कॉलेज का क्या रोल था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट पिक्चर ऑफ 19th सेंचुरी बंगाली सोसाइटी इज रिवील इन द बुक ह्योटुम पंचार नक्शा। बोल रहा है ह्योटुम पंचार नक्शा जो कि एक बुक है, उसमें 19th सेंचुरी बंगाली सोसाइटी का क्या छवि दिखाया जाता है। रिवील मतलब क्या दिखाया जाता है, ठीक है, और रिवील का जो ऑपोजिट होता है वो होता है कॉन्सील। ठीक है, तो ह्योटुम पंचार नक्शा जो एक बुक है उसमें 19th सेंचुरी में जो बंगाली सोसाइटी था, ठीक है, बंगाली जो समाज था, उसका क्या पिक्चर उसमें दिखाया जाता है, मतलब उसमें उसकी छवि क्या दिखाई जाती है, कैरेक्टर क्या दिखाया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, what reflections of 19th century Bengali society do we get from the drama नील दर्पण। बोल रहा है कि 19th century बंगाली सोसाइटी का, ठीक है, ड्रामा नील दर्पण जो था उसमें उसका क्या छवि दिखाया जाता है। What reflection of the 19th century Bengali society, 19वीं सदी का जो बंगाली सोसाइटी था, बंगाली जो समाज था, उसका क्या छवि दिखाया जाता है, क्या हम लोग सूरत उसका देख सकते हैं ड्रामा नील दर्पण में, ठीक है, जिसको दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। तो उसमें उसका क्या कैरेक्टर है, अच्छा है ना बुरा है, सोसाइटी कैसा था, औरतों के साथ व्यवहार कैसा होता था, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार था, तालीम का म्यार कैसा था, तालीम का निजाम कैसा था। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट रोल डिड ड्रिंक वाटर बेथ्यून प्ले इन स्प्रेडिंग वुमेन्स एजुकेशन इन द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में औरतों की तालीम को फैलाने के लिए, ठीक है, उनका ड्रिंक वाटर बेथ्यून में क्या रोल प्ले किया था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई इज वुड्स डिस्पैच 1854 में जो हुआ था कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, उसको इंडिया में एजुकेशन को फैलाने में उसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन श्री रामकृष्ण आइडियाज ऑफ सर्वधर्म सामान्य रिलीजियस हार्मोनी। ठीक है, बोला एक्सप्लेन श्री रामकृष्ण आइडिया, रामकृष्ण जी का जो आइडियाज था, ठीक है, ऑफ सर्वधर्म सामान्य, वो क्या था, उसको एक्सप्लेन करना है। अब आ जाते हैं हम लोग 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। 8 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर और 5th चैप्टर
पहला को छोड़कर बाकी का 4 चैप्टर से आता है, और 4 चैप्टर से टोटल 3 क्वेश्चन ही आपको 8 मार्क्स के दिए जाते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ एक ही करना पड़ता है। ओके, तो देखते हैं हमारा 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन। पहला है नंबर 1, इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन द वुमेन्स फ्रीडम मूवमेंट। वुमेन्स फ्रीडम मूवमेंट जो चलाया गया था, ठीक है, औरतों की आजादी का जो तहरीक चलाया गया था, ईश्वर चंद्र का पीछे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का उनमें क्या रोल था, क्या भूमिका था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इन द वुमेन फ्रीडम मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन अकाउंट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में, ठीक है, गिव एन अकाउंट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में भारत में जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी चलाया गया था, उसका ऊपर आपको कुछ नोट्स लिखना है, अकाउंट करना है उसके पीछे, मतलब उसका बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द बैकग्राउंड या काउजेस ऑफ रेनाइजेंस इन द 19th सेंचुरी बंगाल। 19वीं सदी में जो रेनाइजेंस हुआ था बंगाल में, उसका पीछे आपको कारण बताना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा पसे मंजर बताना है, बैकग्राउंड बताना है और कारण बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बंगाल। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। बोल रहा है कि डिस्कस ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बंगाल। वेस्टर्न एजुकेशन इन बंगाल जो फैलाया गया था, उसका पीछे का कहानी क्या था, पीछे बैकग्राउंड का हाल क्या था, ठीक है, बैकग्राउंड में क्या हुआ था जो बंगाल में वेस्टर्न एजुकेशन फैलाया गया, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। और वेस्टर्न एजुकेशन जो भारत में हुआ था, उसका बाद उसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है, उसका नतीजा क्या निकला। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ यंग बंगाल ग्रुप इन यंग बंगाल मूवमेंट, व्हाई वाज इट अ फेलियर। बोल रहा है डिस्कस ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ यंग बंगाल। यंग बंगाल का आपको कंट्रीब्यूशन बताना है इन यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट में यंग बंगाल ग्रुप का क्या कंट्रीब्यूशन था और वो फेल क्यों हो गया, वो नाकामयाब क्यों हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू नो अबाउट द काउजेस, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन ऑफ द 19th सेंचुरी रिनाइजेंस इन बंगाल। अब काउजेस बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है, लिमिटेशन मतलब खामी बताना है जो 19th सेंचुरी रिनाइजेंस हुआ था बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द एंजेलिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी। व्हाट वाज द एंजेलिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। फील्ड ऑफ एजुकेशन में एंजेलिस्ट ओरिएंटलिस्ट का बीच में क्या कंट्रोवर्सी था, ठीक है। व्हाट वाज द एंजेलिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एंजेलिस्ट और ओरिएंटलिस्ट में क्या कंट्रोवर्सी था, क्या घमासान था, ठीक है, क्या लड़ाई थी उनके बीच में इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, What was the role of the various ब्रह्मो समाज as in the movement for social reform in the 19th century Bengal। बोल रहा है 19वीं सदी में जो बंगाल में जो ब्रह्मो समाज चलाया गया था, क्योंकि ब्रह्मो समाज को चलाने वाले कौन थे, राजा राम मोहन रॉय बंगाली थे, केशव चंद्र सेन बंगाली थे, देवेंद्रनाथ टैगोर बंगाली थे, ठीक है। तो व्हाट वाज द रोल ऑफ द वेरियस ब्रह्मो समाज, बहुत सारे जो ब्रह्मो समाज था उनका क्या रोल था एज इन द मूवमेंट फॉर सोशल रिफॉर्म इन द 19th सेंचुरी। और समाज का जो रिफॉर्मेशन किया गया था, जो सुधारा गया था 19th सेंचुरी में, उसका पीछे ब्रह्मो समाज का क्या रोल था, ठीक है। ब्रह्मो समाज का क्या रोल था समाज को सुधारने में जो 19वीं सदी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द विडो रीमैरिज मूवमेंट लीड बाय विद्यासागर। व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ द सक्सेस ऑफ विद्यासागर इन दिस फील्ड। बोला विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो विधवाओं की दोबारा शादी का जो मूवमेंट चलाया था, जो तहरीक चलाया था, ठीक है, उसका बारे में लिखना है। और दूसरा जो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस ऑफ विद्यासागर इन दिस फील्ड, और उन्हें किस हद तक कामयाबी मिली थी इसमें, उसके बारे में भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन आइडिया ऑफ द वेरियस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का पहला हाफ में, ठीक है, जो पहला आधा हिस्सा था, उसने बोला है गिव एन आइडिया ऑफ द वेरियस प्रोटेस्ट। बहुत सारा जो प्रोटेस्ट किया गया था, एहतजाज किया गया था, उसका खिलाफ जो जुलूस निकाला गया था, वेरियस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती के खिलाफ जितने भी जुलूस निकाले गए, जितने भी एहतजाज किए गए, प्रोटेस्ट किया गया, उनके बारे में लिखना है, वो भी फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। हाउ डिड राम मोहन रॉय अचीव सक्सेस इन द मूवमेंट अगेंस्ट सती। अब राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय को किस तरह से इसमें सक्सेस मिला अगेंस्ट सती, सती के खिलाफ किस तरह से इसमें कामयाबी मिली, ठीक है, सती को खत्म करने में किस तरह से कामयाबी मिली। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे 1828 में, उन्होंने इस
रस्म को खत्म किया था विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय को इसमें किस तरह से कामयाबी मिली थी, किस हद तक कामयाबी मिली थी, उसके बारे में भी आपको बताना है। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे, और जो 2 मार्क्स वाला, 4 मार्क्स वाला और 8 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोग पढ़ो। आपको बुक में ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो आपको आसानी से अवेलेबल हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।